हेलो बच्चों, आज हम लोग बेटा क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले टॉपिक है बेटा हमारा केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएँ वे प्रक्रियाएँ हैं जिनमें नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कार्बन लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ पे कार्बन की प्रॉपर्टी लगती है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी लगती है। बट जब दोनों ने आपस में रिएक्शंस करके क्या बनाती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी, अलग होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर आता है बेटा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे गैस का निकलना। जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है बेटा, और जो रिएक्शंस करने के बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो उसी में सबसे पहला पॉइंट बताया गया है गैस का निकलना। तो गैस का निकलने में बेटा हम देखेंगे जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस का निकलना। ये निकालना लिख रहा है, निकलना लिख सकते हैं इसे, है ना, इसे डिलीट कर देंगे यहाँ से, निकलना। तो जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शंस करेगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारा क्या बनाता है बेटा, जिंक सल्फेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से फॉर्म होती है। तो पहला टॉपिक था गैस का निकलना, तो गैस निकल गई यहाँ से बेटा। कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। नंबर 2 पॉइंट देखते हैं बेटा। नंबर 2 में क्या कह रहा है, रंग में परिवर्तन। यानी कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिलेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो उनके चेंज इन कलर, यानी कि उनके कलर में भी परिवर्तन आएगा। और वो क्या परिवर्तन है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया के कारण अभिक्रिया मिश्रण का रंग भी परिवर्तित होता है, यानी कि बदलता रहता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, KMnO4, जिसे आप लोग जानते हो लाल दवा के नाम से। तो पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में अगर नींबू का रस मिला दिया जाए, नींबू के रस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, है ना, सिट्रिक अम्ल। मिलाने पर कैसा रंग हो जाता है, बैंगनी रंग का विलयन कैसा हो जाता है बेटा, रंगहीन हो जाता है, यानी कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था, गैस का निकलना, गैस निकली कौन सी, हाइड्रोजन। सेकंड क्या था, चेंज इन कलर, है ना, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन आपने देख लिया, बैंगनी रंग का जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया बेटा, कलरलेस हो गया, यानी कि रंगहीन हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है बेटा अवस्था में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस है उसकी स्टेट का चेंज होना। कैसे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के कारण अवस्था में भी परिवर्तन होता है, यानी कि स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे कैंडल ले लो आप, मोमबत्ती को जलाने पर क्या होता है, मोम का दहन होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, फिर वो कैसे मेल्ट होने लग जाती है, तो उसकी स्टेट भी चेंज होती रहती है। फोर्थ पॉइंट आता है बेटा अवक्षेप का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अघुलनशील पदार्थ अथवा अवक्षेप बनता है। जैसे बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो बेरियम क्लोराइड क्या होगा, BaCl2 और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ले लिया। जब इनके आपस में रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनता है बेटा, BaSO4, बेरियम सल्फेट, और प्लस क्या निकल जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो BaSO4 बना है, ये क्या होता है बेटा, आपका प्रेसिपिटेट होता है ना, जैसे PPT बोल देते हैं शॉर्ट में। PPT मतलब प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बेटा एगुलेंसी, इनसोल्युबल सब्सटेंस, है ना। जब कोई रिएक्शंस होगी तो इसमें कुछ पार्ट क्या हो जाता, बच जाता है बेटा, इनसोल्युबल, जो घुलता ही नहीं है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट, है ना, यानी कि अघुलनशील पदार्थ। फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा आपका ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। फिर उसके ताप में भी परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। ताप में परिवर्तन के दृष्टिकोण से रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहली है बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यानी इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब है प्रोड्यूस लिख लो, इवोल्व निकल लो, इवोल्व लिख लो। ठीक है, यानी कि
इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे बिना बुझे हुए चूने, बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला कहता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इसे क्या कहा जाता है बेटा, CaO को क्विक लाइम भी बोला जाता है। बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। में धीरे धीरे जल मिलाने पर बीकर का तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड था, अगर हम इसमें क्या करते हैं, जब वाटर डालते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। प्लस यहाँ से क्या निकलते हैं बेटा, आपकी हीट निकलती है। आपने देखा हो अब से काफ़ी समय पहले ना, एक वाइट कलर का वो आता था, जब घरों की पुताई की जाती थी तो उसमें जब हम वाटर डालते थे तो उसे छोड़ दे करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे वो पानी क्या हो रहा है, उबल रहा है ना। तो उसका टेम्परेचर क्या होता था बेटा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, यानी कि मिश्रण कैसे हो जाता था, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल भाषा में कहूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, वे रिएक्शन जिनमें हीट या एनर्जी, क्या बोलेंगे हम बेटा, हीट या एनर्जी क्या होती है आपकी, प्रोड्यूस हो या इवॉल्व भी कह सकते हैं ना, यानी कि निकले। और ध्यान रखना, इसमें हीट या एनर्जी किस साइड लिखी जाती है बेटा, प्रोडक्ट साइड। ठीक है, कहाँ किस साइड लिखी जाएगी, प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट का मतलब बोल रहा हूँ मैं, एरो के बाद वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, प्रोडक्ट। और एरो के लेफ्ट वाला पार्ट को मैं क्या कहूँगा बेटा, इसे कहता हूँ मैं रिएक्टेंट। क्या कहूँगा, रिएक्टेंट या अभिकारक, क्या बोलूँगा इसे, अभिकारक। ठीक है, तो ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें हीट या एनर्जी आपको किस तरफ देखने को मिलेगा, उत्पाद की तरफ, यानी कि एरो के बाद की तरफ। इस तरीके से भी आप लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की पहचान कर सकते हो। ठीक है, फिर एक्स आता है बेटा नंबर 2 पॉइंट, क्या आता है आपका, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एक बार में देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या कहता है, इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि अवशोषित का मतलब है बेटा एब्जॉर्ब की जाती है। क्या की जाती है, एब्जॉर्ब, यानी कि हीट या एनर्जी क्या की जाए, एब्जॉर्ब। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता था, हीट या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, उसमें जो उसका सॉल्यूशन था वो कैसा होता जा रहा था बेटा, गर्म होता जा रहा था, है ना। इसमें क्या हो रहा है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण कैसा हो जा रहा है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट दें तो किस में टूट जाता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है वो। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है उसमें सोशियो अभिक्रिया का। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि उत्पाद साइड, यानी कि इस साइड हीट या एनर्जी लिख रहा था, बट एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, आपको अभिकारक की तरफ देखने को मिलेगा हीट या एनर्जी का साइन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिएक्शंस की पहचान कर सकते हो। अब जैसे ये है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका एग्जांपल बताओ जरा। जैसे आपने सुना हो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस होती है, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं जिसे आप लोग, क्या बोलते हो, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण में देखा आपने, हीट या एनर्जी क्या की जाती है बेटा, एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस आपने देखोगे, जैसे वाटर लिया जाता है H2 प्लस CO2 ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सनलाइट ली जाती थी, है ना। सनलाइट क्या की जाती है, एब्जॉर्ब, तभी तो प्लांट जो अपना खाना बना पाते थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो आप क्या बताओगे बेटा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन से, क्योंकि इसमें हीट या एनर्जी क्या की जा रही है बेटा, एब्जॉर्ब की जा रही है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल बताओ तो क्या बता सकते हो, एक तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, है ना। दूसरा अगर मैं कहूँ तो जो आपकी श्वसन की अभिक्रिया होती है ना, वो किसका एग्जाम्पल होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, और एक बात का ध्यान रखना, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में से बेटा
पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर से। तो यहाँ पे अगर आप लोग ने चाहो ना तो इम्पोर्टेंट डाल लेना अभी से। जहाँ जहाँ मैं इम्पोर्टेंट डालूँगा तो आपको वो डीपली ही देखना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेटा रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब तक आपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा था कि दो सब्सटेंस मिल रहे थे और जो उनकी प्रॉपर्टी थी और जो प्रोडक्ट बन के आ रहा था उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, अलग थी, ठीक है। बट अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन। ध्यान देना बेटा, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में क्या कह रहा है वो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसे, जैसे उसने लिख दिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना, ठीक है। तो इनको बेटा एक पर्टिकुलर नाम दिया है, प्रतीक के किसी सूत्रों के द्वारा इन्हें बताया गया है, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे जिंक था, जिंक को किससे डेनोट किया गया बेटा, जेड एन से। सल्फ्यूरिक एसिड को किससे डेनोट किया गया, H2SO4 से, ठीक है। तो इनका क्या दे देगा, इनका नामकरण किया गया किस्म से, ये मान लो प्रतीक के सूत्र के माध्यम से जो संक्षिप्त प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, है ना, बता पा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में दो मुख्य घटक होते हैं। जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उसमें दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आता है रिएक्टेंट, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। अभिकारक, अभिकारक क्या होता है, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस में भाग लेते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, अभिकारक या रिएक्टेंट, है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है बेटा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बोलेंगे जैसे। तो प्रोडक्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले नए पदार्थों को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। जैसे भी मैंने ये कहा H2+O2, एरो का साइन क्या बनाया, H2O, वाटर बैलेंस के लिए मैंने H2 लगा दिया, H2 लगा दिया। तो टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में यही तो भाग पार्ट ले रहा है, यानी कि एरो के लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है बेटा वो कहलाता है आपका रिएक्टेंट या अभिकारक। क्या कहते हैं उसे, रिएक्टेंट या अभिकारक। एरो के बाद इन दोनों को मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट आपका बना, ठीक है, उसे मैं क्या कहूँगा, प्रोडक्ट या उत्पाद कह दूँगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को मैं क्या कहूँगा, अभिकारक कहूँगा। और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्ट मतलब जो सब्सटेंस बन के आ रहा है उसे मैं क्या कहूँगा, प्रोडक्ट या उत्पाद कहूँगा, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान देना, आप सभी को रिएक्शंस बैलेंस करना आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ रिएक्शंस बैलेंस कैसे करते हैं। तो ध्यान देना बेटा, बहुत केयरफुली आपको देखना है। जैसे पहली रिएक्शन से बेटा हमारी N2+H2, एरो का साइन NH3, यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, एरो के लेफ्ट वाला पार्ट यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो भी हमारे एटम हैं उन वो क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए, मतलब सिमिलर क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर N मेरा इधर 2 है रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड भी मेरा N2 ही होना चाहिए। और जैसा ये लिखा हुआ है, फॉर्मूले वगैरह लिखे गए हैं, इन फॉर्मूले में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्या करना है, हमेशा स्टार्टिंग में हमें एक नंबर लगानी है, उस नंबर से ही हमें इस रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है। अब कैसे, जैसे यहाँ पे N2 है, अब N2 रिएक्टेंट साइड N2 है, अब प्रोडक्ट साइड देखें तो N क्या है बेटा, आपका अकेला है। तो इसे 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं है मैं कि यहाँ पे N2 ऐसे कर दूंगा, नहीं करूँगा बिल्कुल भी, और ना ही आप लोग करोगे बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, ज़रा मैं दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे इसके आगे नंबर लगानी है 2। अब देखो ज़रा, ये जो नंबर लगेगा इस पूरी रिएक्शंस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है आपको। तो N क्या हुआ, N कितने हो गए बेटा आपके यहाँ पे 2 हो गए। अब जो N2 हो गए तो
एच कितना होगा, 2 3 जा 6, यानी कि एच आपके कितने होगा बेटा 6। अब N2 इधर देखिए N2 है हमारा, यानी कि अब रिएक्टेंट साइड भी N2 हो गया और प्रोडक्ट साइड भी हमारा N2 हो गया। बट अब H देखें तो प्रोडक्ट साइड H कितना है बेटा आपका 6 है, इधर देखें तो H2 है। तो इसे 6 करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या लगा देना है बेटा 3 लगा देना है। क्या लगा देना है 3 2 जा 6। अब आप चेक कर सकते हो N क्या है आपका 2 है और H क्या है आपका 6। दोनों साइड आप देख सकते हो, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है बेटा बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो HCl प्लस O2 एरो को साइन H2O प्लस Cl2। अब चेक करो यहाँ पे क्या आ रहा है Cl2, इधर Cl2 है, अगर हमें इस साइड देखो तो Cl अकेला है। अब इधर देखें हम O2 है, इधर O अकेला है, दोनों ही अनबैलेंस चल रहे हैं। ऐसे H भी देखे थे, H भी अनबैलेंस है। तो Cl2, अब Cl देखो कहाँ पे, ये Cl है, तो इस Cl का क्या लगाऊंगा मैं 2 लगा दूँ। जब ये Cl का 2 लग गया तो H के भी 2 हो गए, तो H2 भी हो गया और Cl2 भी हो गया। अब क्या बचा बेटा आपका O2। तो O2 करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो O2 है, अब यहाँ वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके आगे नंबर लगाऊंगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2। क्या लिखूँगा 2। अब ये क्या होगा O2 हो गया, बट H क्या हो गया, H अनबैलेंस हो गया, H4 हो गया आपका, H4 हो गया। अब H4 हो गया तो अब क्या करूँ मैं, इधर क्या करूँगा, तो यहाँ से 2 हटा के मैं क्या कर दूँगा बेटा, मैं यहाँ पे मैं यहाँ 4 लगा दूँगा। अब जब 4 लग गया तो अब Cl अनबैलेंस हो गया, अब Cl4 हो गया, तो Cl4 करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ 2 लगा दूँगा, Cl4 होगा, H भी 4 हो गया। अब O कितना होगा बेटा, O2 हो गए, O2 है। अब ये रिएक्शंस क्या है आपकी बैलेंस है, देख सकते हो आप लोग। H4 बोथ साइड, इधर भी H4 है और इधर भी देखो 2 2 जा 4। O चेक करेंगे, O ये जो 2 नंबर लगे हुए तो O इसे मल्टीप्लाई करेंगे O में, तो O कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इधर देखो O2 है, ठीक है। अब Cl 2 2 जा 4 हो जाएगा, इधर ये जो 4 लग रहा है 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शंस बैलेंस है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा KClO3 KCl प्लस O2। अब क्या करेंगे, O3 है यहाँ पे, O इधर क्या है 2 है। अब कोई ऐसी नंबर तो है नहीं जो मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए या 2 आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लगाऊंगा 2। ठीक है, अब O 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, O6 हो जाएगा, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा बेटा 3 लगा दूंगा, 3 2 जा 6। O बैलेंस हो गया हमारा। अब KCl के आगे क्या है 2, तो ये पूरा KCl के आगे क्या लगा देंगे आप 2। तो रिएक्शंस बैलेंस हो जाती है आपकी। नेक्स्ट देख लो HNO3 प्लस COH का होल ट्वाइज CnO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O। अब ध्यान दो NO3 का होल ट्वाइज, अब NO3 कहाँ है हमारा, ये रहा, इसका क्या कर रखा है होल ट्वाइज, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 2 लगा दूंगा, ये होल ट्वाइज हो गया। अब यहाँ पे होल ट्वाइज हो जाएगा, तो ये H है मेरे पास, तो ये क्या हो गया H2 हो गया। H2 होने के लिए तो देखो H2 है हमारा, ठीक है। अब O चेक करेंगे हम, तो ये क्या होगा 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 ये, तो 6 से 2 कितना हो 8। यहाँ देखें 2 3 जा 6, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 2 लगा दूंगा, क्योंकि 2 3 जा 6 और ये वाले एक 2 1 जा 2 2 ये ओके 2 ये हो गए, तो कितना हो गया हमारा 8 हो जाता है। बट अब हम लोग चेक करेंगे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। अब वो मिस्टेक क्या है जरा एक बार चेक करते हैं। H2 हो गया, ठीक है, नहीं ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, करेक्ट है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये वाला H मार्कस दिखा देता हूँ, H2 और 2H ये रहा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ये 2, ये जो बाहर 2 लग रहा है ये भी तो मल्टीप्लाई करेगा 2 और 2 कितना का 4, तो यहाँ पे 2 2 जगह हो जाएगा 4। तो ये रिएक्शन हमारी बेटा बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 NH4Cl प्लस COH का वोल्टाइज क्या करेगा CaCl2 बना देगा, NH3 बना देगा प्लस H2O बना देगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं ध्यान दो। सबसे पहले देखो इधर OH का होल ट्वाइज यानी कि H2 ओके 2 हो रहे हैं, तो क्या करूँगा मैं 2 लगा दूंगा। अब H4 हो गया, 4 और 3 कितना होगा 7 हो जाता है। Cl2, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे Cl2 है तो मैं 2 लगाऊंगा। जब यहाँ 2 लग जाता है तो NH3 के आगे भी क्या लगेगा आपका 2 लगेगा। अब चेक करते हैं ज़रा, पहले N चेक करते हैं N2, अब इधर चेक करो N2। उसके बाद H काउंट करते हैं हम लोग, तो ये जो 2 लग रहा है 2 4 जा कितना होगा 8, H देख रहे हैं बेटा हम लोग,
और 2 ये रहे, तो 8 और 2 कितना होगा 10। अब इधर देखते हैं, 2 3 जा 6 और ये 2 ये रहा, 2 2 जा 4, तो 6 और 4 10 और यहाँ पे 8 और 2 10, तो एच में हमारा बैलेंस हो गया। अब सी एल चेक करो, सी एल ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो सी एल 2, ये रहा सी एल 2, तो ये रिएक्शंस हमारी क्या है बेटा बैलेंस है। और चेक कर लो, O2 ये रहा और O2 ये रहा, तो रिएक्शंस क्या है हमारी बैलेंस है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं बेटा। ठीक है, एग्जाम के अंदर बहुत पूछी जाती है रिएक्शंस, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई रिएक्शंस लिखी है, अगर वो बैलेंस नहीं है तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, कह सकते हैं वो गलत रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल आपका। तो रिएक्शंस बैलेंस करना सभी को आना चाहिए। तो ये रिएक्शंस मैंने यहाँ समझाया है बेटा, एक बार देखने के बाद वीडियो को आपको प्रैक्टिस करके देखनी है इनकी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इनमें से एक ना एक रिएक्शंस आपसे ज़रूर पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बेटा संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये सिंपल भाषा में कह सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो ये हो जाता है। अगर मैं इसके रेशियो की बात करूँ 2:1 मान के चलो इसे, यानी कि रिएक्टेंट साइड बेटा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट हो सकते हैं आपके। ठीक है, वो सॉरी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट बन के आए, जो उत्पाद आपका बन के आएगा ना, वो क्या आएगा, एकल ही आएगा, सिंगल ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो जरा एग्जाम्पल में, नाइट्रोजन है N2 + H2, क्या बना NH3 बना। पहले तो इसे बैलेंस करेंगे, 2 लगा देंगे, रच के आगे लगा देंगे 3। तो इधर देखो अपने दो सब्सटेंस मिले N2 + H2, बट एरो के बाद जो उत्पाद बन के आया वो क्या क्या था, एकल ही था, एक उत्पाद ही तो बना। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लो NH3 + HCl, क्या बना दिया NH4Cl बना दिया, अमोनियम क्लोराइड। तो दो सब्सटेंस मिले और क्या बनाया, एकल उत्पाद बना दिया। ठीक है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाएगा और केवल एकल उत्पाद का निर्माण किया जाएगा, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएंगे बेटा, आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलो नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। नंबर 2 है बेटा आपका वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा, कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही है, धीरे धीरे अपने अपने पार्ट में टूट रही है। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं में एकल अभिकारक बाह्य कारकों, ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत धारा द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, यानी कि एक सिंगल सब्सटेंस। उसमें क्या था 2:1 था, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ 1 इधर क्या हो जाएगा 2 या 2 से अधिक हो जाएगा, यानी कि एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक पार्टों में, ठीक है, दो या दो से अधिक पार्टों में टूट जाता है। और किस रीजन से टूटता है, हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी होती है, इनके कारण क्या हो जाती है, वो डिकम्पोज हो जाती है ना, टूट जाते हैं अपने पार्टों में। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या एकल सब्सटेंस हो गया, अब ये दो या दो से अधिक पार्टों में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। केवल एकल अभिकारक है ना, ये वाला पार्ट एकल अभिकारक, अभिकारक ना क्या होता है, एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक पार्टों में टूट जाता है, तो उन अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर 3 टाइप्स, है ना। तो पहला टाइप क्या है बेटा, देखते हैं। तो पहला है बेटा आपका उसमें अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसे हम लोग कहते हैं उसमें अपघटन, यानी कि हीट द्वारा, जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा, यानी कि हीट द्वारा दो या अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक पार्टों में टूट जाता है, यानी कि हीट करने पे ये क्या हो जाता है, अपने अपने पार्टों में टूट जाता है। तो एक सब्सटेंस देखो,
अब ये 2 या 2 से अधिक पार्टों में टूट गया, यानी कि डिकम्पोज हुआ। किसके द्वारा हुआ? हीट के द्वारा, तो इसलिए उसे कहा गया उसमें अपघटन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2 प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस, है ना। तो फोटोलाइसिस क्या होता है बेटा? जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, यानी कि सूर्य के सनलाइट के द्वारा क्या हो जाती है, वो रिएक्शंस टूट जाती है। जैसे AgCl था तो वो टूट के किस में? सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाती है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस, यानी कि प्रकाश अपघटन के द्वारा जो रिएक्शंस टूट जाती है उसे क्या कहा जाता है बेटा? प्रकाश अपघटन या फोटोलाइसिस। ठीक है, थर्ड पे आता है बेटा विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब आपको नाम से पता लगा, इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा कुछ यौगिकों का विघटन विद्युत ऊर्जा के द्वारा भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा भी वो रिएक्शंस डिकम्पोज हो जाती हैं, यानी कि टूट जाती हैं। जैसे वाटर है, वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो किस में हो जाए? ब्रेक हो रही है बेटा, वो H2+O2 में क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक है, तो ये पढ़ा बेटा हमने क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर 3 टाइप्स। तो पहला क्या था बेटा आपका? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा क्या है आपका? फोटोलाइसिस, तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, और थर्ड पे आता है बेटा आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये क्या है, इसे देख लेते हैं बेटा। तो विस्थापन देखो क्या कह रहा है वह कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें एक तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है? उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। कैसे? जैसे Fe है, अब ये CuSO4 कॉपर सल्फेट है। अब Fe क्या करेगा? उसने कहा जिनमें एक तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को, अब ये कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, तो क्या करेगा? अब जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील वालों को यहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो वो क्या करेगा? Fe क्या करेगा? Cu को यहाँ से हटा के इसके स्थान पे खुद आके बैठ जाता है, तो FeSO4 बना दिया प्लस Cu बना दिया इसने। ठीक है, जैसे जिंक देख लो, जिंक क्या है? ये अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है? उससे कम क्रियाशील है। तो क्या करेगा? अधिक क्रियाशील वाला तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा? वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, उसे हटा देगा और उसके स्थान पर आकर खुद बैठ जाता है। जैसे Zn CuSO4 के साथ था तो Zn क्या करेगा? Cu को यहाँ से डिस्प्लेस करके उसके स्थान पर खुद आ जाएगा ZnSO4 और प्लस कॉपर यहाँ से बना देगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डिस्प्लेसमेंट किया है ना, डिस्प्लेस किया यहाँ से। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है और उसके स्थान पे खुद आके बैठ जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर है बेटा? तो फोर्थ आता है बेटा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है? दो यौगों के मध्य आयनों का आदान प्रदान द्वारा नए उत्पादों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, जैसे AgNO3 था, सिल्वर नाइट्रेट जब NaCl के साथ रिएक्शंस करता है तो क्या बनाता है? जैसे NO3 किसके साथ था? Ag के साथ है। अब क्या, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो NO3 किसके साथ हो गया बेटा? Na के साथ हो गया। तो इसमें क्या करता है? दोनों अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपने देखा सिंगल आयन एक्सचेंज कर रहे हैं, बट द्विविस्थापन में क्या करते हैं? यानी कि दोनों ही अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। ऐसे इसमें देख लो BaCl2 किसके साथ है? Ba के, बट इधर किसके साथ हो जाएगा? इस कॉपर के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोला जाता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और फिफ्थ पे आता है बेटा आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है वो आप लोग देख लोगे ज़रा। तो हम देखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीडेशन को हिंदी में कहता है ऑक्सीकरण, है ना। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि ऑक्सीजन क्या होती है बेटा? आपकी ऐड होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन क्या होगी? रिमूव होगी। क्या होगी? रिमूव, यानी कि हाइड्रोजन अलग हो जाती है। ठीक है, ऐसी रिडक्शन में देखूँ तो ऑक्सीजन पृथक होती है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगी बेटा? आपके रिमूव हो जाएगी और हाइड्रोजन क्या होती है? यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अब इनमें से एक याद कर लो आप, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और रिडक्शन में क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं, ये एग्जांपल ले रखा है मैंने, जैसे CuO है, अब ये CuO के साथ कनेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन थी बट यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है,
जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होती है मैं उसे क्या कहता हूँ बेटा, अपचयन। क्या बोलता हूँ, अपचयन या रिडक्शन, है ना। और जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जैसे H2 था, अब यहाँ पे क्या होगा, H2O हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे आके ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ऑक्सीजन जहाँ ऐड होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अब दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा आप, हाइड्रोजन वाला। कभी कहो कि ऑक्सीजन वाला समझा दे और अपचयन वाला समझा ही नहीं है हमें, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे H2S और यहाँ पे क्या है S, तो यहाँ पे हाइड्रोजन थी बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। और हाइड्रोजन कहाँ रिमूव होती है, ऑक्सीडेशन में, यानी कि ऑक्सीकरण में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ देखो Cl2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो चुकी है, तो हाइड्रोजन ऐड कहाँ होती है बेटे, आपके अपचयन में। किसमें, अपचयन। तो ऊपर क्या हो रहा है बेटा, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग देख सकते हो बेटा, समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या होता है बेटा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो वो क्या होता है, जरा ध्यान दो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन। तो जहाँ अपचयन होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और वहीं अपचायक किसे कहते हैं, अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कॉपर ऑक्साइड था, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे जरा ध्यान से, CuO, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा आपका, ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। और जहाँ ऑक्सीजन रिमूव होती है मैं उसे क्या कहता हूँ बेटा, अपचयन। क्या बोलता हूँ, अपचयन। H2 और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी, तो मैं जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होती है उसे मैं क्या बोलता हूँ, ऑक्सीकरण। क्या बोलता हूँ बेटा, ऑक्सीकरण। अब देख लो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कौन सा है और रिड्यूसिंग कौन सा है। तो मैंने क्या कहा, ऑक्सीडाइजिंग में क्या कह रहा है बेटा, ऑक्सीकारक में क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है। अब अपचयन किसका हो रहा है, यही तो हो रहा है अपचयन, ये वाला। तो मैं इसे क्या कहूँगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलूँगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीकारक। क्या कहूँगा मैं इसे, ऑक्सीकारक। ठीक है, अब अपचय किसे कहेंगे, किसी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो मैं इसे क्या कहता हूँ बेटा, अपचय। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये ऊपर वाला ही एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, इस एग्जांपल को आप लोग लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस या रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दैनिक जीवन में प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है। देखो ऑक्सीकरण का, तो सबसे पहले आता है हमारा कोरोसिन, संक्षारण, है ना। तो संक्षारण क्या होता है, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु नमी और हवा के साथ प्रतिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो वो जितनी भी मेटल्स होते हैं, जितनी हमारी धातु होती हैं, वो मॉइस्चर के संपर्क में आने पर, यानी कि नमी के संपर्क में आने पर, है ना। नमी का मतलब है वाटर, है ना। वाटर के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है बेटा, उन पर धीरे धीरे रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है ना, यानी कि जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और जब जंग लगना स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या होना है, मेटल क्या होने लगती है बेटा, डेस्ट्रॉय, यानी कि धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे मेटल थी, Fe, वाटर और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या बना दिया उसने, रस्टिंग। क्या बना दिया, रस्टिंग। और जब रस्टिंग लग जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें रस्टिंग का मतलब है जंग लगना। ठीक है, तो वो मेटल धीरे धीरे क्या होने लग जाती है बेटा, ख़त्म होने शुरू हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, संक्षारण, यानी किसी चीज़ का क्षरण होना, धीरे धीरे नष्ट होना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण। ठीक है, अब इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, पेंट करके की जा सकती है। जैसे आपने देखा है मेटल लोहे होते हैं, है ना, लोहे पे क्या कर देते हैं हम लोग, पेंट कर देते हैं। ग्रीस और तेल लगाकर भी इसे रोका जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन द्वारा भी इसे रोका जा सकता है, किसको, कोरोसिन को। ठीक है, तो इनकी रोकथाम भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से। नेक्स्ट आता है बेटा आपका विकृत गंधता, जिसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है विकृत गंधिता किसे कहा जाता है बेटा। तो क्या, कुछ समय बाद तेल और वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिसके कारण उनका स्वाद, रंग और गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को बासीपन या विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि ध्यान रखना बेटा, जितने प्रोडक्ट हमारे ऑयल एंड फैट से मिलके बने हैं, ऑयल एंड फैट से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना ज़रा मेरी बात, जितने प्रोडक्ट हमारे ऑयल और फैट से मिलकर बने होते हैं तो वो क्या होता है उनका बेटा, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने के बाद बेटा उनका टेस्ट, स्मेल एंड कलर, इन तीनों में चेंज आपको नज़र आ जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी वेजिटेबल्स बनाते हो, सब्जी बनाते हो, है ना, तो समटाइम्स जब उसे रख देते हो तो क्या हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन के बाद देखते हो आप, उस सब्जी का कलर भी चेंज होने लगेगा, उसमें स्मेल भी आने लगेगा ना, और जब आप उसे टेस्ट करके देखो तो उसका टेस्ट भी चेंज आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी बोलते हैं ना। ध्यान रखना, रेंसिडिटी क्या है, जितने भी प्रोडक्ट हमारे ऑयल एंड फैट से मिलकर बने होते हैं, आफ्टर सम टाइम्स उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर क्या होने होता है, उनका टेस्ट, स्मेल एंड कलर चेंज होने लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेंसिडिटी, है ना, बासीपन या विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता को निम्न विधि द्वारा रोका जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल कह सकते हैं, टोल्यूइन कह सकते हो। ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एनिसोल भी कह सकते हैं या टोल्यूइन भी कह सकते हो, हाइड्रोक्सी एनिसोल या हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सेकेंड है बेटा, वसा और तेलयुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस में पैक करके रखा जाता है। यानी जितने प्रोडक्ट हमारे ऑयल एंड फैट से मिलकर बने होते हैं उसे नाइट्रोजन गैस द्वारा कुछ समय के, लंबे समय के लिए बेटा उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। जैसे आपने देखा है जो हमारे चिप्स होते हैं ना, जैसे आप बोलते हो कि चिप्स होते हैं हवा भर रखी है, तो वो हवा जो होती है बेटा वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कारण ही आपके जो चिप्स होते हैं वो क्या रखे जाते हैं बेटा, सुरक्षित रह पाते हैं। अगर उन चिप्स को आप लोग उस पैकेट से निकाल के अगर 2 या 3 दिन के लिए रख देते हो तो वो क्या हो जाएंगे, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद उनका टेस्ट, स्मेल एंड कलर चेंज हो जाते हैं, ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा है घर में खाना बनता है तो कुछ समय के लिए उस खाने को रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है। कैसे, फ्रिज में रख कर। फ्रिज में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन गैस होती है जिसके कारण उस रेंसिडिटी को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर, अभी समझाया जस्ट ये बात, खाद्य पदार्थों को प्रकाश से दूर रखकर और सनलाइट से इन्हें दूर रखकर भी क्या रेंसिडिटी को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, साफ़ क्यों किया जाता है ना, लिख लेना ज़रा, हट गया है। ठीक है, किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ़ किया जाता है ताकि उसकी सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटा दिया जाए। जब भी, ध्यान दो, जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ क्या होता है, MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या होता है, परत जम जाती है। ठीक है, उसे हटाने के लिए क्या किया जाता है, संपर्क आने से बनती है और जलने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, बाधा डालती है, जिससे अभिक्रिया धीमी हो जाती है ना। साफ़ करने से सुनिश्चित होता है कि रिबन का शुद्ध मैग्नीशियम ही जलता है और तेज तथा चमकदार सफ़ेद ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसीलिए साफ किया जाता है ताकि उसकी सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटा दिया जाए, क्योंकि जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा देता है, तो पहले उसे साफ़ किया जाता है तब वो अच्छी तरह से जल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका रीजन है बेटा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबो जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, या जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ऊपर मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको। तो कील पर क्या होता है, भूरी परत जम जाती है और विलयन का रंग धीरे धीरे हल्के रंग में बदल जाता है, यानी कि क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। जैसे भाई Fe था, ये किसके सोल्यूशन में डालता है, CuSO4 के में, तो क्या हो जाता है बेटा यहाँ से, अब क्योंकि Fe क्या है आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, इसके स्थान पे खुद बन जाएगा, यानी कि आयरन सल्फेट बना देगा और फिर यहाँ से कॉपर को निकाल देता है। ठीक है, इसलिए विलयन का रंग क्या होता है, नीला होता है। एक बार
ध्यान से समझो ज़रा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? इसका रीज़न ये है कि जो कॉपर होता है, जो आयरन होता है, वो कॉपर को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, और उसके स्थान पर भूरी परत जम जाती है और विलयन का रंग, जो रंग है, धीरे धीरे क्या होने जाता है, हल्के रंग में बदल जाता है, ठीक है। थर्ड है बेटा आपका अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि बता चुका हूँ प्रिसिपिटेट रिएक्शंस। अवक्षेपण अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहता है, प्रिसिपिटेट रिएक्शंस, यानी कि जो इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, जो घुलता ही नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एग्लोनसिक ठोस बनता है, उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेपण कहते हैं ना। अवक्षेपण को आसानी से अलग किया जा सकता है, जैसे BaCl2 था, H2SO के साथ रिएक्शन करता था, BaSO4 का PPT बनता है, यानी कि प्रेसिपिटेट बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, ठीक है। उसे मैं क्या बोलूँगा बेटा, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, है ना। जैसे AgNO3 NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो AgCl बनाता है, तो AgCl क्या है आपका, PPT है ना, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि घुलता ही नहीं है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलता हूँ मैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से हमारे शरीर को कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है तथा इस अभिक्रिया से उत्सर्जित ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होती है। यानी कि जो ग्लूकोज है, जो हम खाना खाते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और फिर क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर और प्लस एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है और उस एनर्जी के कारण ही हम लोग वर्क कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ तो एनर्जी की वजह से ही तो पढ़ा पा रहा हूँ, अगर एनर्जी नहीं होगी तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको ऊपर भी समझा चुका हूँ कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी क्या थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक का एक जो एग्जाम्पल है वो लिख सकते हैं, कौन सा वाला हम लोग बेटा, ये वाला, तो श्वसन वाला ना। तो श्वसन वाला जो है, श्वसन अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक को क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस वाला। जो फोटोसिंथेसिस वाला मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होती है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो आप बताओगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि वहाँ पे हीट या एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। बट वो जो श्वसन वाली जो रिएक्शंस है, रेस्पिरेशन वाली जो रिएक्शंस है, वो आपकी एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, तो वहाँ पे आप क्या बताओगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, ठीक है। पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे इंपॉर्टेंट की सीरीज में आप लोग रखोगे बेटा। जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिखूँगा एग्जाम ऑफ व्यू के मैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, है ना। और आशा करता हूँ आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से लेके चल रहे होगे, ठीक है बेटा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके बेटा, थैंक यू।